सभी छात्र छात्रा कैसे हो? सभी घर पर अच्छे होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। आप समय समय पर हमारा वीडियो भी देख रहे होंगे, पीडीएफ के द्वारा अपना काम गृह कार्य की कॉपी में भी कर रहे होंगे। तो आज हिंदी व्याकरण में कक्षा 7वीं में पाठ पहला भाषा और व्याकरण हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब भाषा हम किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर और लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसको तो हम भाषा कहते हैं। और व्याकरण है, व्याकरण वह साधन है जिसको द्वारा हम व्याकरण के द्वारा हम यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध की पहचान होती है। यहाँ पर मनुष्य शुद्ध लिखना सीखता है व्याकरण के द्वारा, इसको हम व्याकरण कहते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने देखा होगा जन्म लेने के बाद जब बच्चे 2-3 साल के हो जाते हैं तो अपनी भाषा बोलने लगते हैं, और जब थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो स्कूल जाने लगते हैं, स्कूल मतलब विद्यालय जाने लगते हैं, तो लिखना पढ़ना भी सीख जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम बोलने और लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या बिना बोले आप अपने मन की बात भाई बहन, माता पिता या दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं? बिना बोले तो हम नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्टल में बच्चों को जब कभी भी किसी चीज़ की अथवा रुपए पैसों की ज़रूरत होती है तो अपने माता पिता को पत्र लिखकर संदेश भेजते हैं। यानी कि हम लिखकर संदेश भेजते हैं, तो ये तो लिखित भाषा हो गई। कहने का तात्पर्य, जब भी हम अपने मन की बात कहनी होती है या कोई संदेश या व्यक्ति के पास भेजना हो, तो हम बोलकर या लिखकर अपनी बात संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह मनुष्य अपने मन की बातों को, अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है उसको हम भाषा कहते हैं। यानी कि मन की बात को, अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिन साधन का प्रयोग करता है उसको भाषा कहते हैं। अब भाषा की परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों के भावों विचारों को ग्रहण करता है, इसको हम भाषा कहते हैं। अब देखो, कभी कभी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के इशारों का प्रयोग करते हैं। कक्षा में अध्यापक छात्रों को चुप कराने के लिए मुंह पर उंगली रखकर चुप होने का संकेत करते हैं। हम कभी ताली बजाकर किसी को इशारे से अपनी ओर बुलाते हैं, अर्थात इशारे भी भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। इन साधनों को हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा का संबंध मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और उन ध्वनियों से बने शब्दों वाक्यों से है, जिन्हें या तो व्यक्ति बोलकर प्रकट करता है या लिखकर। इस प्रकार भाषा के दो रूप देखने को मिलते हैं। एक तो उच्चरित होता है मौखिक या बोलचाल का रूप, और दूसरा होता है लिखित रूप। इसको हम उच्चरित भाषा या मौखिक भाषा या लिखित भाषा कहा जाता है। अब देखो, ये भी आपको बता दिया। जैसे मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसको द्वारा हम बोलकर, अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसको हम उच्चरित यानी कि मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा वह साधन है जिसको द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। अब उच्चरित भाषा और लिखित भाषा में अंतर। उच्चरित भाषा का आधार ध्वनि है ना, और लिखित भाषा का आधार क्या है? ये वर्ण है। उच्चरित भाषा बोलकर व्यक्त की जा सकती है। उच्चरित भाषा यानी कि मौखिक भाषा को हम बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, और लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है। और उच्चरित भाषा का अस्थायी रूप होता है, मतलब ये स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। ये कभी भी
हट जाता है, यानी कि जो हमने दूसरे के सामने बोला वो वहाँ से चला जाता है, निकल जाता है, यानी कि बोल कर। और लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप होता है, उसको हम नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उच्चरित भाषा गतिशील होती है और लिखित भाषा स्थिर होती है। उच्चरित भाषा भाषा का प्रधान रूप है और लिखित भाषा भाषा का गौण रूप है। अब देखो व्याकरण किसे कहते हैं। हर भाषा में कुछ नियम होते हैं, इन नियमों को ध्यान में रखकर उस भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूपों को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा का नियम वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया आते हैं। जैसे मान लो कर्ता तो क्या होता है स्वयं, इसमें जैसे अब आ गया बच्चा है, बच्चा तो हो गया कर्ता, और कर्म हो गया उसका दूध, और क्रिया पी रहा है। अब यहाँ पर वाक्य क्या हो गया, बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा तो हो गया कर्ता, कर्म हो गया दूध, और पी रहा है क्रिया। लड़कियाँ अखबार पढ़ रही है, ये हो गया शुद्ध रूप हो गया। वे खाना बना रही हैं, वे मतलब बहुत सारे हो गए ना, वे खाना बना रही हैं। अब देखो भाषा के नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा के नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें एक और नियमों की जानकारी देता है, दूसरी और ये भी बताता है नियमों के आधार पर किसी भाषा के वाक्यों का सही प्रयोग कैसे किया जाए। व्याकरण के अंतर्गत नियमों का अध्ययन प्रमुख रूप से 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। अब वाक्य के जो अंग होते हैं ये 3 होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब देखो भाषा वह साधन है जिनके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, ये उसको हम भाषा कहते हैं। इशारों द्वारा किया गया संप्रेषण भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा के 2 रूप होते हैं, उच्चरित यानी कि मौखिक भाषा, और दूसरा होता है लिखित भाषा। अब यानी कि सांकेतिक भाषा हुई होती है तीसरा, क्योंकि उसको हम संकेतों के द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं, संकेतों के द्वारा हम समझाते हैं, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, परंतु उस सांकेतिक भाषा को इसमें शामिल नहीं किया जाता। उच्चरित भाषा का आधार ध्वनियाँ, लिखित भाषा का आधार वर्ण होते हैं। किसी भाषा के उच्चरित रूपों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग क्या कहलाती है, लिपि। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, बोडो, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती है। भाषा के नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य है अशुद्ध और शुद्ध की जानकारी दोनों मिलती है। यहाँ पर मनुष्य शुद्ध लिखना सीखता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। भाषा के नियमों का अध्ययन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और है वाक्य विचार। तो इसके जो प्रश्नोत्तर हैं मैं PDF के द्वारा आपके पास में भेज रहा हूँ, तो आप प्रश्न तो उतारेंगे ब्लैक काला जेल पेन और उत्तर लिखोगे ब्लू मतलब नीला जेल पेन से उत्तर लिखोगे सुंदर सुंदर लेख में। अब मैं इसका PDF भेज रहा हूँ। धन्यवाद।